वेलकम बैक गाइस ड्रैकुला का पार्ट 2 में। और पहले पार्ट में एक सवाल छुपाया था मैंने कि एक क्रीचर जो इंडिया से है और एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो वैम्पायर तक पहुंच गया है, समझ लो तुम। और एक कनेक्शन जो प्रूफ तो नहीं होता बट इग्नोर करना भी मुश्किल है, तो शुरू करते हैं। तो वेताल एक संस्कृत वर्ड सा जिसका मतलब होता है एक स्पिरिट जो मुर्दों के अंदर है। और वेताल हिंदू माइथोलॉजी से आया है जो कम से कम नहीं तो 2500 साल पुरानी है। तो उसका रहने का जो तरीका है वो मोस्ट ऑफ द टाइम शमशान घाट होता है जहाँ वो उल्टा लटकता है, मतलब लाइक अ चमगादड़ वी कैन से दैट। और कुछ जगहों में वेताल को पूजा जाता था जैसे कि महाराष्ट्र। और बात करें वेताल 25, इसका मतलब है कि 25 कहानियां जो वेताल के ऊपर, और इसको लिखा गया था 11th सेंचुरी में, वो भी सोमदेव के द्वारा। समझ लो तुम कितना पुराना टेक्स्ट है। और ये जो पार्ट है ये है कथा सिद्ध सागर का, वो एक टेक्स्ट है जिसमें से ये निकला है। और कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि ये जो टेक्स्ट है ये 1st सेंचुरी BCE तक पुराना है। एक राजा थे विक्रमादित्य जिनको वेताल को पकड़ना था क्योंकि एक तांत्रिक ने उनको कहा था कि तुम्हें वेताल को पकड़ के लाना होगा। और दूसरी बात ये कि जब वो वेताल को पकड़ लेते हैं और उसको वापस ला रहे होते हैं उनको कहानी सुनाता है, और जैसी कहानी खत्म तो उनसे एक पहेली पूछता है, और जैसी उनने पहेली का जवाब दिया वेताल गायब। और यही चीज उनके साथ कम से कम 25 बार हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वेताल 25। इसमें एक और चीज है, अगर वो जवाब ना दे पाते रिडल का जो पहेली थी तो उनका सर फट जाता है। हाउ डेंजरस इट इज। और कुछ ऐसा ही देखा जाता है अरेबियन नाइट्स में, जो अरेबियन की एक फोक टेल्स है। और बहुत ताजुब की बात है कि दो अलग सिविलाइजेशन बट टेक्निक बिल्कुल सेम, मतलब एकदम लगभग सेम टेक्निक। थोड़ा तो बात है ना कि कनेक्शन रियल है। और कहा जाता है कि जो वेताल है वो मुर्दों में रहता है और रात को ही निकलता है और इमॉर्टल है एक हद तक, और उसे सीधा नहीं मारा जैसा, मतलब बिल्कुल ड्रैकुला जैसा नहीं है। कि जो वेताल है ना वो पास्ट प्रेजेंट तो देख ही सकता है पर फ्यूचर भी देख सकता है, मतलब वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है और वो किसी को बता सकता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ है, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब तुम समझो हाउ पावरफुल द वेताल इज। हम देखें तो मोस्ट ऑफ द थिंग ड्रैकुला से मिलती है, तो ये कहना गलत तो नहीं है कि मे बी ड्रैकुला यही से इंस्पायर हो। रुको, एक सवाल नहीं आता, अगर वेताल की कहानी इतनी पुरानी है और इंडिया तक सीमित है तो ये ट्रांसवेलिया के ड्रैकुला तक कैसे पहुंचे? यही सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बीच में एक इंसान आता है। तो हम जानेंगे कि रिचर्ड बर्टन कौन है, जिनका पूरा नाम था सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, और जो पैदा हुए थे 1821 में और जिनकी मौत हुई 1890। पर इसके बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए थे? वो एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, वो राइटर थे, वो स्पाई थे और वो एक ट्रांसलेटर थे। ये भी कम है, उनको 29 अलग अलग सिविलाइजेशन का ज्ञान था। वो कोई प्रोफेसर नहीं थे जो पढ़ के जिनने ये सब करा हो, वो खुद जाते थे, देखते थे दुनिया, उनने जाके ये सब ज्ञान इकट्ठा किया। तो इस सब के बीच में कभी कभी वो इतने आगे चले जाते थे कि उनके लिए चीजें बहुत डेंजरस हो जाती। तो कुछ ऐसी अनबिलीवेबल काम जो बर्टन ने किए थे, वो मक्का में घुस गए थे जहाँ इतना रिस्ट्रिक्शन है किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए। अगर वो पकड़े जाते ना भाई, जान से जाते, सोचो कितना डेंजरस है। दूसरा, नाइल रिवर का सोर्स ढूंढा भाई, वो भी अफ्रीका में, वो भी अकेले। भाई सोच रहे हो तुम, अफ्रीका वो भी अकेले। और कुछ चीजें ऐसी थी जैसे उनने कामा सूत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, उनने अरेबियन नाइट्स 1001 को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। समझ लो कि वो कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं था कि जिसकी बातों पे बंदा विश्वास ना करे या ये कह सके ना यार, उनपे क्रेडिबिलिटी थी, उनका कुछ कहना इम्पैक्ट था। तो अब हम बात करते हैं कि बर्टन का इंडिया से क्या कनेक्शन था। तो वो इंडिया में कम से कम 7 साल रहे, वो भी 1842 से लेकर 1849 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। और बात करें कि वो कहाँ थे, तो वो बड़ौदा और सिंध में सिचुएटेड थे। उन्हें इंडिया का जो माइथोलॉजी और जो फोकलोर था उसका ज्ञान बहुत था, उनको उस पर इंटरेस्ट बहुत था, उनको उसकी समझ थी, इसलिए उन्होंने वेताल 25 को इंग्लिश ट्रांसलेट किया। तो बात करता हूँ उस बुक के बारे में जिसे बर्टन ने लिखा, उसका नाम था विक्रम
एंड द वैम्पायर्स। तो उन्होंने बुक पब्लिश की थी तुम्हारा 1870 में। वही वेताल पचीसी की कॉपी थी जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। अब बात करें कि उनने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो सब सही था। अब उनका इम्पैक्ट क्या था, जब उन्होंने लंदन में वो बुक पब्लिश करी ना भाई, वो बेस्ट सेलर थी। लंदन में बेस्ट सेलर और इंटेलेक्चुअल के बीच में चर्चे थे उस टाइम पे। और ब्राम स्टोकर की बुक ड्रैकुला उसके 27 साल बाद आई थी। इसमें कुछ तो कनेक्शन है क्योंकि ब्राम स्टोकर एक जगह में थे। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो जो हिस्टोरियंस थे उनके बीच में भी कंफ्यूजन पैदा कर देते थे क्योंकि उसका कोई सीधा प्रूफ नहीं है। और मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रूवन फैक्ट नहीं है, कहीं भी उसका लेटर नहीं है, डायरेक्ट मैसेज नहीं है, और ये एविडेंस तो नहीं है कि स्टोकर ने विक्रम एंड वैम्पायर्स पढ़ी थी। पर जो बताने वाला हूँ वो उससे कम भी नहीं। जिस ब्रिटिश म्यूजियम में बर्टन की बुक थी उसी ब्रिटिश म्यूजियम में ब्राम स्टोकर अपनी रिसर्च करने जाया करते। ब्राम स्टोकर का दोस्त था ऑस्कर वाइल्डर। भाई वो बर्टन का बहुत क्लोजली फ्रेंड था। तुम सोचो ना भाई, एक बंदे ने बुक लिखी है विक्रम एंड वैम्पायर्स और वो बेस्ट सेलर, तो भाई वो फेमस तो होगा। उस टाइम पे लंदन बहुत छोटा था इसलिए हर किसी को जानता। वो उसी जगह जाता था जहाँ बर्टन की बुक पढ़ी थी। उसका एक दोस्त था जो बर्टन के बहुत क्लोजली था और ये कहना कि स्टोकर बर्टन को नहीं जानते थे ये थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तुम बताओ कमेंट करके तुम्हें क्या लगता है। और जिस लाइसियम थिएटर में ब्राम स्टोकर काम करते थे वो लंदन का सबसे बड़ा कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हब था। तो तुम्हें कैसे कहोगे कि एक बंदा काम करता है जहाँ बर्टन आते थे, क्योंकि बर्टन बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, बहुत फेमस थे। तो जितनी भी मैंने बातें अभी तक बताई है ये कलेक्ट करके तुम देखो तो एक एविडेंस से कम नहीं है। हाँ, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ब्राम स्टोकर ने बर्टन से इंस्पिरेशन लिया होगा, बट मना भी तो नहीं कर सकते। तो लोग इस पर यकीन क्यों करते थे। और आखिर एक वैम्पायर जैसी चीज पैदा कैसे हुई, इस सवालों का एग्जैक्ट जवाब तो आज भी टिल डेट किसी के पास नहीं। बट रिसर्चर्स ने इसके पीछे कुछ थ्योरीज दी और उनमें से 3 थ्योरी सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है ओवरऑल। कभी भी डिस्कशन होता है इस चीज के ऊपर कि ड्रैकुला है नहीं है, इस बार तो हम उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी रेबीज की है जो 1998 में डॉक्टर जॉन ग्रोमो एलिजो, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ने एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताया। उन्होंने देखा कि जो रेबीज के पेशेंट्स हैं उनमें कुछ सिम्टम्स हैं बिल्कुल जो वैम्पायर से मिलते जुलते हैं, वैम्पायर जैसे लगते हैं, जैसे कि रोशनी से डर लगना, यानी कि जो सूर्य है उनकी जो रोशनी उससे डरना, वायलेंस आ जाना एकदम बंदों के अंदर, और दूसरों को वो काट देते थे। इसी में एक इंटरेस्टिंग बात है, 1700 में ईस्टर्न यूरोप में ना रेबीज फैल रहा था। जो वैम्पायर्स की रिपोर्ट थी वो भी ज्यादा बढ़ रही थी। मतलब तुम ही सोचो ना, कोई तुम्हें काट दे जिसको रेबीज है, उस समय तो नहीं पता। तो इसलिए जो रिसर्चर्स है वो ये मानते हैं कि उस टाइम के जो रेबीज पेशेंट थे जिन बेचारों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उनको वैम्पायर समझते। पर तुम सोचो ना, जब किसी को पता ही नहीं कि बीमारी क्या है। आज तो साइंस है, आज तो बहुत सारी चीजें है, पर तब तो ना थी। ये जो थ्योरी है एक रेयर ब्लड डिजीज से जुड़ी हुई है जिसका नाम था प्रोफेरिया, जो 1985 में डेविड डॉल्फिन ने दी थी। और इस डिजीज में भी सेम थोड़ा होता था कि धूप से उसे प्रॉब्लम होती थी, उसे लक्षण से तकलीफ होती थी। अब तुम सोचो, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, उस जमाने में 1700 में, वो भी यूरोप में कहीं जैसे, कोई बंदा है जो किसी से मिलता नहीं, सिर्फ रात को बाहर निकलता है, ना इंटरेक्ट करता है, उसके सामने लक्षण ले जाओ तो उसको तकलीफ होती है, धूप में वो आता नहीं, तो तुम क्या समझोगे उसे? तो तुम उसे एक तरह से वैम्पायर समझोगे ना। रिसर्चर्स ने एक और बिल्कुल अलग ही एंगल से सोचा। जो तीसरी थ्योरी है ना वो किसी कहानी से नहीं आती, वो किसी फोकलॉर फोकटेल से नहीं आती, वो आती है तुमसे, मुझसे, हमारे इमोशन से। ये जो है ये सबके साथ होना है एट द एंड। एक राइटर थे अर्नेस्ट बेकर, उन्होंने कहा इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे पता है कि उसे मरना है और इसी सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए हर कल्चर ने अपना एक अलग मॉन्स्टर बना दिया और उन्हीं मॉन्स्टर में से एक है वैम्पायर, या कहूँ मैं ड्रैकुला, वेताल, ये सब। तो इन तीनों थ्योरीज में से कौन सी सच? मे बी पहली, मे बी दूसरी, मे बी तीसरी। सच ये है कि आज भी कोई नहीं जानता। हो सकता है कहीं रेबीज से लोगों ने समझाओ कि ये वैम्पायर्स है, हो सकता है कहीं रेयर डिजीज से लोगों ने मान लिया कि यार ये वैम्पायर है, ये कुछ ऐसा है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि मौत के डर से लोगों ने ऐसी कुछ कहानियां बना दी हो जिसमें ये शायद वजह हो सकती है। हजारों साल बाद भी ड्रैकुला की कहानियां आज तक जिंदा है क्योंकि वो
जुड़ी कुछ ऐसी चीजों से जो तुमसे और मुझसे कनेक्ट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्या होने वाली है ये तो तुम देख लो।